बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है हेल्थ असेसमेंट 2। हेल्थ असेसमेंट 2 हमारे साथ BSN फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसमें तकरीबन 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और आज हम 4th नंबर चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, हेल्थ असेसमेंट 2 के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हमारे साथ जो आज का चैप्टर है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो असेसिंग है वो हम किस तरह से करेंगे, उसका जो एक वीडियो लेक्चर है वो हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस भी किया है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे असेसिंग द हार्ट। हम हार्ट को किस तरह से असेस करेंगे। तो लिखा गया है कि फर्स्ट हम इंस्पेक्शन करेंगे। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट द चेस्ट। जो चेस्ट होता है उसको फर्स्ट हम इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, चेस्ट की तरफ देखेंगे, उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। अगर उसमें कोई लैंडमार्क दिखाई दे रहा है, कोई भी निशान आप लोग को दिखाई दे तो उसको क्या करें, उसकी फाइंडिंग के लिए कि ये कहाँ से निकला हुआ है, किस तरह से निकला हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो येलो हो, जो जिस किस्म की भी निशान हो उसको क्या करना, उसको फिर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। लुक फॉर पल्सेशन। पल्सेशन के लिए देखना होगा कि पल्सेशन हमारे साथ क्या होती है, जब पल्स इतनी ज़ोर से धड़कना शुरू करे कि हमें बाहर से दिखाना स्टार्ट करे, ठीक है। जब हम बाहर से पल्स को देखेंगे तो उसको हम पल्सेशन कहते हैं। तो पल्सेशन के लिए देखेंगे कि क्या पल्सेशन हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। उसके बाद हम साइमेट्री को चेक करेंगे, क्या बोथ रिब जो है ना वो सही अपने साइमेट्री में है कि नहीं, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एसाइमेट्रिकल हो, ठीक है। रिब्स का जो मोमेंट है वो साइमेट्रिकल है कि नहीं, ठीक है। रिट्रैक्शन को देखेंगे, यानी जो बैक साइड पे ड्राइंग कर रहा है उसको हम चेक करेंगे। आर हिप्स स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड थ्रस्ट ऑफ द चेस्ट वॉल दैट अकर ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल में जब हमारे साथ जो थ्रस्ट क्रिएट होती है, थ्रस्ट क्या होती है, जब हमारे साथ आउटसाइड पे ये जो चेस्ट होती है आउटसाइड पे पुश करती है, ठीक है, इसकी जो सडनली पुशिंग होती है तो उस दौरान एक थ्रस्ट पैदा हो जाती है, ठीक है। तो उस थ्रस्ट को हम क्या करेंगे, उसको भी हम असिस्ट करेंगे, उसको हम हीप्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ लिखा गया है कि नोट द लोकेशन। लोकेशन को हम देखेंगे, ठीक है। लोकेशन को किस चीज़ की हम लोकेशन देखेंगे, जो एफिकल इम्पल्स होती है उसकी लोकेशन को हम चेक करेंगे। दिस इज़ आल्सो यूजुअली द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स एंड शुड बी लोकेटेड इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। हमारे साथ जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो नीचे डायग्राम में आ रहे हैं, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इंटरकोस्टल स्पेस क्या होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। द टू रिब जो है ना उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये वाला, ये हमारे साथ 5th इंटरकोस्टल स्पेस है। तो स्टूडेंट्स पर लिखा गया है कि क्या होता है कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस में क्या होता है कि दिस इज़ आल्सो यूजुअली द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, मैक्सिमल इम्पल्स का पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमल इम्पल्स है वो यहाँ पे क्या होता है, शो हो जाता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ वेंट्रिकल होते हैं। और जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि वेंट्रिकल में ज़्यादातर जब भी हम हार्ट की इंस्पेक्शन करते हैं या अस्कल्टेशन करते हैं तो वो वेंट्रिकल में ही करते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल से ज़्यादातर जो हमारे साथ मुआयना है, जो हमारे साथ असेसिंग है, वो वेंट्रिकल से हमें अच्छी तरीके से सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, ठीक है। तो इस वजह से हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस को ही देखते हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमल इम्पल्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर लिखा गया है कि क्या होता है, यू विल नोटिस इट मोर इजीली। आप इसको मोर इजीली नोट कर सकते हैं इन बच्चों में, ठीक है। बच्चों में आप इसको मोर इजीली क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और उस पेशेंट में भी जो कि हमारे साथ थिन हो, ठीक है, जिसका चेस्ट वॉल जो है ना वो थिन हो, तो उसमें भी आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, उसको इजीली नोट कर सकते हैं। टू फाइंड द एफिकल इम्पल्स इन अ वुमन विद large breast, displace the breast during the examination। अगर वुमेन का आप लोग चाहते हैं कि वुमेन का मैं असेसिंग करूँ, ठीक है, इंस्पेक्शन करूँ चेस्ट का, तो उस दौरान उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू मेल। तो इस वजह से उसकी जो ब्रेस्ट है उसको डिस्प्लेस करना है, ठीक है, अपनी जगह से थोड़े हटाना है और फिर उसका एग्जामिनेशन करना है। कार्डियोवैस्कुलर लैंडमार्क। अब कार्डियोवैस्कुलर लैंडमार्क जो है ना उसमें क्या लिखा है कि
ये हमारे साथ इंटीरियर थोरैक्स है, ठीक है, इंटीरियर साइड है, जो फ्रंट साइड होता है उसको हम इंटीरियर साइड कहते हैं। इंटीरियर साइड में अगर आप सेकंड इंटरकोस्टल एरिया को देखेंगे जो राइट साइड पे है, तो यहाँ पे हमारे साथ एरोटिक वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम एरोटिक एरिया कहते हैं हार्ट का, ठीक है। अगर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ पल्मोनिक एरिया होती है, ठीक है, हार्ट का। अगर आप फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को देखेंगे तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे साथ ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, और जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उस पर मिट्रल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये अब आप लोगों ने रिमेंबर रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है राइट साइड पे, वहाँ पे एरोटिक एरिया होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मोनिक एरिया होती है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे ट्राइकस्पिड एरिया होती है, और लेफ्ट साइड पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे साथ मिट्रल एरिया होती है। ये रिमेंबर रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे लिखा गया है कि इस लैंडमार्क की यूज़ से आप लोग क्या कर सकते हैं, असेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं, और जब भी आप कोई एबनॉर्मल जगह को फाइंड करें तो उसको आप इजीली डॉक्यूमेंट कर सकते हैं इस लैंडमार्क के ज़रिए से, ठीक है, ये जो लैंडमार्क दिए गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इंस्पेक्शन के बाद हमारे साथ आ रहा है पल्पेशन। हम किस तरह से पेशेंट की पल्पेशन करेंगे, क्योंकि हमने इंस्पेक्शन की है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के बाद हम पल्पेशन इसलिए करते हैं कि क्या हमने जो इंस्पेक्ट किया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसको सही से पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पल्पेशन करते हैं। तो लिखा गया है कि मेंटेन जेंटल टच, पेशेंट को एक जेंटल टच देंगे। क्यों देंगे, ताकि हमें वाज़ेह तौर पर सुनाई दे, ताकि हमें वाज़ेह तौर पर क्या हो जाए, फील हो जाए, ठीक है, कि आया ये पल्सेशन है कि नहीं, ठीक है, क्या ये जो हमने इंस्पेक्शन में फाइंड आउट किया है क्या इसके सिमिलर है कि नहीं, ठीक है, और दोनों पल्सेशन सिमिलर है कि नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पल्पेशन करते हैं। फिर लिखा गया है कि फॉलो सिस्टेमिक पल्पेशन सीक्वेंस कवरिंग स्टर्नोक्लेविकुलर, एरोटिक, पल्मोनिक एंड ट्राइकस्पिड एंड एपिगेस्ट्रिक एरिया। क्या करना है, पेशेंट का जो हमने जिग एरिया बताई थी, ठीक है, जिग जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि एक जिग लाइन से हम क्या करते हैं, पेशेंट का इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है, उसी सीक्वेंस से हमने पेशेंट का पल्पेशन भी करना है, ठीक है, उस जिग लाइन से। और पेशेंट का जब हम पल्पेशन करते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर लाइन को चेक करेंगे, ठीक है। जब उसको हम चेक करते हैं उसके बाद हम एरोटिक एरिया को चेक करेंगे, पल्मोनिक एरिया, ट्राइकस्पिड एंड एपिगैस्ट्रिक जो हमारी स्टमक की एरिया है उसको चेक करेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम में दिए गए हैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका जो पल्पेशन है वो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा नीचे बाएंगे, उसका जो एपिगैस्ट्रिक एरिया है उसको भी हम चेक करेंगे, ये वाली एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमारे साथ आ रहा है पल्पेटिंग द एपिकल इम्पल्स। अगर एपिकल इम्पल्स है तो उसको हम किस तरह से पल्पेट करेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है कि पल्पेटिंग एपिकल इम्पल्स टू फाइंड द एपिकल इम्पल्स, जब आपको फाइंड आउट हो जाए कि यहाँ पे हमें थोड़ा एपिकल इम्पल्स जो है ना वो दिखाई दे रहा है या पल्पेट हो गया है, तो उसको अब किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। यूज़ द बॉल ऑफ योर हैंड, आपके जो हैंड का पाम है उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिंगर टिप को यूज़ करना है, ताकि आपको सही से वो जो है ना वो एरिया जहाँ पे आपको जो एपिकल इम्पल्स है वो सुनाई दिया है, ठीक है, या दिखाई दिया है, उसको आप फाइंड आउट करें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, जो फिंगर टिप है उसको यूज़ करना है, ठीक है। और कहाँ पे ये आपको दिखाई दे सकता है, पेरिकार्डियम में, ठीक है। तो पेरिकार्डियम एरिया पे आपने क्या करना है, जो फिंगर टिप है उसको रखना है, और वहाँ पे अगर आपको थ्रिल्स या क्या नोट हीप्स आर थ्रिल्स, ठीक है, या अगर आपको स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड थ्रस्ट सुनाई दे, ठीक है, यानी फील हो जाए, या आपको अगर थ्रिल्स सुनाई दे या फील हो जाए, ठीक है, या पल्पेबल हो जाए, तो उस दौरान आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट किया है कि यहाँ पे हमारे साथ एपिकल इम्पल्स है, ठीक है, तो उसको फिर क्या करना है, उसको नोट करना है, ठीक है। और ये वाइब्रेशन हमारे साथ किस तरह से होती है, फाइन वाइब्रेशन दे फील लाइक अ फरिंग ऑफ कैट, ठीक है। जो कैट होता है उसकी हरहराहट की तरह ये वाइब्रेशन होती है, जो कि हमारे साथ नॉर्मल होती है, ठीक है। तो नॉर्मल वाइब्रेशन जो फाइन वाइब्रेशन होती है वो बिल्कुल जो कैट है उसकी हरहराहट की तरह होती है। अगर उससे थोड़ा सा भी
डिफरेंट आप लोगों को फील हो जाए तो वो हमारे साथ क्या होती है, वो हमारे साथ एडवांटेशियस होती है, यानी वो एबनॉर्मल साउंड है। ठीक है, या एबनॉर्मल पल्पेबल हो गया है, पॉइंट आउट इसको करना है, डॉक्यूमेंट करना है। फिर हमारे साथ लिखा गया है कि ऑल दो परकसिंग द हार्ट इज नॉट एज यूजफुल एज अदर मेथड ऑफ असेसमेंट, दिस टेक्निक में हेल्प यू लोकेट कार्डिक बॉर्डर। ठीक है, ये जो हमने परकशन किया है, ठीक है, इस परकशन के ज़रिए से आपको क्या हो सकता है, अब परकशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके ज़रिए से आप लोगों को और तो इतना यूजफुल नहीं है ये मेथड, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या फील हो सकता है, जो बॉर्डर है, जो कार्डिक बॉर्डर है, वो आपको लोकेट हो सकता है इस परकशन के जरिए से। तो लिखा गया है कि परकस इज द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड कंटिन्यू टुवर्ड द स्टर्नम अलोंग द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, लिखा गया है कि क्या करना है, परकस इज द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, जो इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ठीक है, जो कि ऊपर डायग्राम में दिया गया है, वहां से फिर आप लोग देख लें, ठीक है, वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने परकस करना है, ठीक है, और फिर कंटिन्यूअसली उसके नीचे जो है ना फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की तरफ आना है, ठीक है, और स्टर्नम की तरफ भी आना है, ताकि आप लोगों को परकस हो जाए कि जो बॉर्डर ऑफ द कार्डिक, जो कार्डिक बॉर्डर है वो कहाँ पे है। ठीक है, द साउंड चेंज फ्रॉम रेजोनेंस टू डलनेस। ठीक है, ये साउंड जो है ना, ये हमारे साथ जो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल साउंड जो है ना वो चेंज हो जाएगी रेजोनेंस साउंड से डलनेस की तरफ। ठीक है, अगर ये चेंज नहीं हुआ और ये जो है ना ये हमारे साथ डलनेस की तरफ नहीं चला गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एडवेंटिशियस साउंड प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी है। वो लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ठीक है, जब आप हार्ट की लेफ्ट बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये साउंड जो है ना, जो रेजोनेंस साउंड है, वो चेंज हो जाएगा डलनेस साउंड की तरफ। नॉर्मली एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, ये नॉर्मली होता है मिड क्लेविकुलर लाइन में। ठीक है, नॉर्मली ये जो साउंड है, ये जो डलनेस वाली साउंड है, ये मिड क्लेविकुलर तक नॉर्मल होता है। ठीक है, द राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट इज यूजुअली अलाइन विद द स्टर्नम एंड कैन नॉट बी परकस। ठीक है, और जो राइट बॉर्डर होता है हार्ट का, वो बिल्कुल स्टर्नम के करीब है। ठीक है, बिल्कुल स्टर्नम के राइट साइड के करीब है, तो इस वजह से उसको हम इजीली परकस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ रहा है, जो स्टर्नम है वो आ गया है। फिर हमारे साथ आता है अस्कल्टेशन। अब हम किस तरह से हार्ट को अस्कल्टेट करेंगे, तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो जिग-जैग पैटर्न बताया है, ठीक है, बिल्कुल उस पैटर्न की तरह हम क्या करेंगे, जो पेरिकार्डियम है उसके ऊपर हम बिल्कुल जिग-जैग तरीके से उस तरीके को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से हम अस्कल्टेट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें जितना भी एडवेंटिशियस साउंड है, चाहे वो हमारे साथ स्त्री हो, स्पोर हो या मर्मर साउंड हो, वो हमें सुनाई दे। ठीक है, तो लिखा गया है कि क्या करना है कि यूज जिग-जैग पैटर्न। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे साथ राइट साइड पे जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है उसको पहले असेस करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, फिर फिफ्थ साइड जो फिफ्थ इंटरकोस्टल फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसको असेस करेंगे, फिर इस तरीके से राइट साइड पे भी असेस करेंगे, फिर लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट वे को फॉलो करेंगे और उस तरीके से हम पेरिकार्डियम की भी असेसमेंट करेंगे। बी श्योर टू लिसन ओवर द एंटायर पेरिकार्डियम। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो पेरिकार्डियम का साउंड सुनना है, तो वो बिल्कुल पेरिकार्डियम के एंटायर ही सुनना है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, नॉट जस्ट ओवर द वॉल। ठीक है, वॉल के ऊपर नहीं सुनना है, क्योंकि वॉल के ऊपर जो है ना अपने S1 एंड S2 साउंड जो है ना वो क्या हो जाता है, वो हमारे साथ जो नॉर्मल साउंड है वो सुनाई देता है। ठीक है, नोट द हार्ट रेट। हार्ट रेट यानी जो हार्ट बीट होता है उसको भी नोट करना है, और जो रिदम होता है यानी जो हमारे साथ जो आप लोगों ने देखा होगा जो ECG होती है, उसमें जो PQRST वेव्स होती हैं, ठीक है, उसको भी आपने नोट करना है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड S1 एंड S2 को आइडेंटिफाई करना है, और इसके साथ साथ अगर कोई एडवेंटिशियस साउंड है जो कि हमारे साथ क्या होती है, S3 एंड S4 होती है, उसको भी अगर आप लोग सुनाई दे तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है कि हमारे साथ एडवेंटिशियस साउंड S3 एंड S4 सुनाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वहाँ पे लिखा है कि S1 + S2 एंड नो
S0, ठीक है। S0 का क्या मतलब है, यानी यहाँ पे लिखा गया है कि S1 प्लस S2 प्लस S0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो S0 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कोई भी एडवेंटिशियस साउंड नहीं है, ठीक है। तो ये जो अगर यहाँ पे लिखा गया है कि S1 प्लस S2 प्लस S3, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ S1 ठीक है, ठीक है, S1 भी है, S2 भी है, लेकिन यहाँ पे S3 भी आया है, यानी जो एडवेंटिशियस साउंड है वो भी आया है, ठीक है। तो यही पे ये जो हम लिखते हैं कि S1 प्लस S2 प्लस S3, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब भी आप हॉस्पिटल पे जाए, वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट किया है किसी भी हार्ट पेशेंट को, ठीक है। फिर अगर कोई और साउंड है तो उसको मरमर साउंड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर और एडवेंटिशियस साउंड है तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और क्या होता है, जो पेरिकार्डियल फ्रैक्शन रब्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैची सी साउंड या रबिंग साउंड जो है ना वो क्रिएट करती है, तो वो भी हो सकता है, उसको भी फाइंड आउट करना है। पोजीशन द पेशेंट फॉर अस्कल्टेशन, जब पेशेंट की हम अस्कल्टेशन करते हैं तो उसके लिए 3 पोजीशन है। इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। एक हमारे साथ है लाइंग इन सुपाइन पोजीशन, एक हमारे साथ है लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, और जो लास्ट वन है वो है लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। इसमें हम क्यों पेशेंट को रखते हैं, जब भी हम पेशेंट की जो पेरिकार्डियम है उसकी अगर हम अस्कल्टेशन करते हैं तो भी आप पेशेंट को जो हार्ट है उसकी जब अस्कल्टेशन कर रहे हैं तो उसका एक पोजीशन ये है कि आपने पेशेंट को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन पे लेटाना है, और उसका जो बिट है उसका हेड जो है ना 30 से 45 डिग्री तक ऊपर करना है। लाइंग ऑन हिज लेफ्ट साइड, उसको क्या करना है, दूसरा पोजीशन जो है ना वो ये है कि पेशेंट को लेफ्ट साइड पे लेटाना है, और तीसरा पोजीशन ये है कि पेशेंट को क्या करना है, सिटिंग पोजीशन पे रखना है। फॉर द सुपाइन पोजीशन, जब सुपाइन पोजीशन की हम बात करते हैं तो उस दौरान क्या करना है, यू हैव द पेशेंट लाई ऑन हिज बैक विथ द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री। वही बात दोबारा से की गई है कि पेशेंट का जो बैक ऑफ द हेड है, ठीक है, जो बेड का हेड होता है उसको क्या करना है, उसको 30 to 45 डिग्री एलिवेट करना है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि जब आप उसका बेड का जो हेड है उसको 30 to 45 डिग्री क्या करें, उसको एलिवेट करें। बिगिन अस्कल्टेशन एट द एरोटिक एरिया, देन आपने एरोटिक एरिया से अस्कल्टेशन स्टार्ट करनी है। एरोटिक एरिया हमारे साथ कहाँ पे होती है, राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल एरिया होती है, ठीक है, रिब्स का। और फिर लिखा गया है कि लिसन ओवर ऑल हार्ट वॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद एरोटिक एरिया से बाद जो है ना आपने पल्मोनिक एरिया, फिर हमारे साथ जो ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल है उसका भी क्या करना है, अस्कल्टेशन करना है, ठीक है, उसकी भी साउंड को सुनना है ताकि आप लोगों को सही से पता चले कि पेरिकार्डियम में क्या मसला है कि नहीं। यूज़ द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप टू लिसन एज यू गो, ठीक है। जब आप एक डायरेक्शन से जाते हैं तो आपने स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है उसको यूज़ करना है, और जब आप वापस आ रहे हैं तो तब आपने जो डायफ्राम जो बेल है स्टेथोस्कोप का उसको यूज़ करना है ताकि आपको लो पिच साउंड और हाई पिच साउंड दोनों सुनाई दे, ठीक है। इफ़ हार्ट साउंड आर फेंट, अगर हार्ट साउंड जो है ना वो एबनॉर्मल सुनाई दे रहा है तो तब आपने क्या करना है, आपने ट्राई करना है कि पेशेंट का हर एक पोजीशन पे उस साउंड को सुन ले, चाहे वो हमारे साथ सिटिंग पोजीशन हो, चाहे वो लेटरल कंपेंट पोजीशन हो, चाहे वो लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन हो, ठीक है। तो जो हमारे साथ लेटरल जो लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन होता है वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो लिखा गया है कि द लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन इज द बेस्ट suited for hearing low pitch sound, ठीक है। ये हमारे साथ वो पोजीशन होता है जिसके ज़रिए से हम जो लो पिच साउंड है उसको भी सुन सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ जो पेरिकार्डियम है उसकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत बेस्ट पोजीशन होता है, ठीक है। सच एज मेट्रल वॉल मर्मर एंड एक्स्ट्रा हर्ट साउंड, ठीक है। जो मेट्रल वॉल है वहाँ पे अगर कोई मर्मल साउंड हो या कोई अदर एबनॉर्मल साउंड हो, एक्स्ट्रा साउंड हो, एडवेंटिशियस साउंड हो, तो उसको सुनने के लिए ये बेस्ट पोजीशन होता है। टू हेयर दिस साउंड प्लेस द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं तो आपने क्या करना है, एपिकल एरिया पे अपने स्टेथोस्कोप का जो बेल है उसको रखना है ताकि आपको लो पिच साउंड भी सुनाई दे। फिर जो दूसरा डायग्राम है अगर आप इसको देख लें तो इसमें हमारे साथ क्या है, जो
जो लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन होता है, ठीक है, पेशेंट को बिठाया गया है और थोड़ा लीनिंग फॉरवर्ड किया है, ठीक है, उसको आगे की तरफ किया है ताकि हम जो हाई पिच साउंड है हार्ट का और जो लो पिच साउंड है दोनों को सुने, ठीक है, चाहे वो हमारे साथ पल्मोनिक या एरोटिक साउंड हो, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हमारे साथ अब जो फ्लूलर एरिया है या फ्लूलर इफ्यूजन है तो उसकी वजह से ये साउंड है, ठीक है, लंग्स की साउंड है, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये लंग्स की साउंड है या फिर कार्डियम की साउंड है, तो इस दौरान आपने क्या करना है, अपने पेशेंट से कहना है कि अपने जो सांस है उसको होल्ड कर लो, ठीक है। जब उसको होल्ड करता है तो उसके बाद भी अगर साउंड सुनाई दे रहा है तो वो हमारे साथ पेरिकार्डियम का साउंड होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आ रहा है अस्कल्टेटिंग फॉर हार्ट साउंड। अब हार्ट साउंड को हम किस तरह से अस्कल्टेट करते हैं, तो लिखा गया है कि हम जब हार्ट साउंड को अस्कल्टेट करने की कोशिश करते हैं तो हम स्टार्ट लेते हैं एरोटिक एरिया से, सेकंड इंटरकोस्टल एरिया एंड द राइट साइड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे साथ फर्स्ट साउंड जो है ना यहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट जाते हैं सेकंड इंटरकोस्टल एरिया लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जहाँ पे हमारे साथ पल्मोनिक एरिया होती है, फिर यहाँ से हम जाते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल एरिया जो कि हमारे साथ ट्राइकस्पिड एरिया होती है, ठीक है, और ये हमारे साथ फोर्थ इंटरकोस्टल एरिया है लेफ्ट साइड पे। फिर हम उसके बाद फोर्थ जगह पे जाते हैं जो कि हमारे साथ फिफ्थ इंटरकोस्टल एरिया है और ये भी लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे मेट्रल एरिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ फाइनल साउंड यहाँ से हम सुनाई देते हैं। ये साउंड किस चीज़ के कहते हैं होते हैं, ठीक है, जब भी हम इसको सुनते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि फॉलो द साइड पाथ, ठीक है, ये जो साइड पाथ है इसको जब हम फॉलो करते हैं तो इससे जो साउंड हमें सुनाई देते हैं तो ये किस वजह से सुनाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, इन द एरोटिक एरिया ब्लड मूव फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है, जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में से मूव करता है, ठीक है, क्रॉसिंग एरोटिक वॉल को क्रॉस करता है, यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इन द पल्मोनिक एरिया में ब्लड जो है ना वो इजेक्ट हो जाते हैं राइट वेंट्रिकल से ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है, और वो पल्मोनिक एरिया को पल्मोनिक वॉल को क्रॉस करती है, ठीक है, और यहाँ से जो आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ की तरफ फ्लो हो जाती है ब्लड की, तो यहाँ पे एक साउंड सुनाई देता है। फिर हमारे साथ जो ट्राइकस्पिड एरिया होती है जो कि हमारे साथ फोर इंटरकोस्टल एरिया में प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, साउंड रिफ्लेक्ट मूवमेंट फ्रॉम द राइट एट्रियम अक्रॉस द ट्राइकस्पिड वॉल। जब ट्राइकस्पिड वॉल को क्रॉस कर रही है तो इस दौरान हमारे साथ एक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है जिसमें क्या होती है, जो वेंट्रिकल से उसके फिलिंग हो जाती है ड्यूरिंग सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है, और जो लास्ट साउंड है वो तब प्रोड्यूस होती है मिट्रल एरिया में जब हमारे साथ, यहाँ पे हम इसको एफिकल एरिया भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है, और ये साउंड हमारे साथ रिप्रेजेंट कर देती है कि ब्लड की जो फ्लो है वो सही से हो रही है, ठीक है, कहाँ पे, अक्रॉस द मिट्रल वॉल, ठीक है, ये रिमेंबर रखना है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आ रहा है हर्ट साउंड। अच्छा, अब हर्ट साउंड कौन कौन से है, जिस तरह से हमने बात की, ठीक है, तो हर्ट की 2 साउंड होते हैं नॉर्मल, एक होती है S1, एक होती है S2। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिस्टोल इज द पीरियड ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। सिस्टोल जो है ना ये हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन का एक पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, एज प्रेशर इज द वेंट्रिकल इंक्रीज, जहाँ पे हमारे साथ जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें जब प्रेशर इंक्रीज हो जाती है द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल स्नैप क्लोज, ठीक है, तो अचानक से जब भी हमारे साथ यहाँ पे जो क्या हो जाती है, ब्लड जो है ना वो वेंट्रिकल में आ जाते हैं तो वेंट्रिकल में क्या हो जाती है, वेंट्रिकल डायरेक्ट ही प्रेशर प्रोड्यूस कर देते हैं वॉल से, ठीक है, तो जो हमारे साथ जो 2 वॉल होते हैं जो कि ट्राइकस्पिड वॉल है और मेट्रल वॉल है तो वो अचानक से बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर बैक फोर्स आ जाता है, ठीक है, जब उस पर फोर्स आ जाता है तो वो अचानक से बंद हो जाते हैं और ये हमारे साथ सिर्फ वो 10% ब्लड प्रेशर होती है जिसकी वजह से प्रेशर आ जाती है इस वॉल पे, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह नहीं होती इस एरिया में, तो इस वजह से हमारे साथ जब प्रेशर आ जाती है तो डायरेक्ट ही वो अचानक से बंद हो जाते हैं, ठीक है, जब वो बंद हो जाते हैं डिस्क्लोजर साउंड प्रोड्यूस द फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, S1 कहते हैं। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, जब हमारे साथ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो रही है तो तब क्या हो जाती है, तब हमारे साथ जो एरोटिक वॉल है एंड जो पल्मोनिक वॉल है उसकी अचानक से बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस पर भी प्रेशर आ जाती है, जब वो बंद हो जाती है तो ये हमारे साथ सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम S2 कहते हैं। ऑलवेज आइडेंटिफाई S1 एंड S2 देन लिसन फॉर एडवेंटिशियस। जब आप आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे साथ नॉर्मल हर्ट साउंड है, S1 है, S2 है, तो तब आपने एडवेंटिशियस साउंड जो एबनॉर्मल साउंड है उसको सुनने की कोशिश करना है। और वो हम किस तरह से सुन सकते हैं,
जब हमारे साथ वो साउंड सुनाई दे तो वो थर्ड एंड फोर्थ साउंड होता है हर्ट साउंड, जिसको हम स्त्री एंड स्पोर कहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे साथ साउंड हो सकते हैं नॉर्मल, जिसको हम मर्मर साउंड कहते हैं, ठीक है। एंड ये मर्मर साउंड जो है ना ये हमारे साथ वाइब्रेशन की तरह होती है, ठीक है। एंड ब्लूइंग एंड रम्बलिंग साउंड होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। टू अंडरस्टैंड वेयर एक्स्ट्रा हर्ट साउंड फॉल इन रिलेशन टू सिस्टोल, डायस्टोल एंड नॉर्मल हर्ट साउंड कंपेयर्ड टू इलिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कुछ स्कल्टेटिंग टिप्स है, इसको रिमेंबर रखना है कि कंसंट्रेट एज यू लिसन फॉर ईच साउंड, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी आप साउंड को, जिस साउंड को भी आप S1 हो, S2 हो या S3 हो या S4 हो, ठीक है, एबनॉर्मल हो, यूनिटिशियस साउंड हो, मर्मर साउंड हो, जिस साउंड को भी आप सुनने की कोशिश करते हैं तो आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ ही उस साउंड को सुनना है। अवॉइड अस्कल्टेटिंग थ्रू क्लॉथिंग और वाउंड ड्रेसिंग, ठीक है। अगर वाउंड ड्रेसिंग हो गया है, ठीक है, या क्लॉथिंग है, तो इस दौरान आप क्या करते हैं, आपने उसको अवॉइड करना है, उसको हटाना है, ठीक है, कहीं, क्योंकि उसकी वजह से आप जो साउंड को सुनते हैं तो वो हमारे साथ फिर क्या होती है, वो क्लॉथिंग की साउंड होती है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, मर्मर साउंड है या अदर टाइप साउंड है हर्ट से, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, जब भी आप स्कल्टेट करते हैं तो इसको एरिया को बिल्कुल हेयर से भी साफ करना है, ठीक है। और दूसरा एक कपड़ा भी हटाना है, चाहे वो ड्रेसिंग हो, वाउंड ड्रेसिंग हो या जो भी हो, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको हटाना है। अवॉइड पिकिंग ऑफ एक्सट्रीनियस साउंड, ठीक है। एक्सट्रीनियस साउंड से आपने क्या करना है, अवॉइड होना है। किस तरह से एक्सट्रीनियस साउंड, जब आप स्टेथोस्कोप को रखते हैं, ठीक है, तो उस पर ज़्यादातर लोग जो है ना फिंगर लगते हैं, ठीक है, उसकी जो बिल होता है उस पर फिंगर रखते हैं, या जो स्टेथोस्कोप है उसको क्या करते हैं, जब आप ब्लड प्रेशर को मालूम करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर जो कप होता है उसके नीचे ज़्यादातर स्टेथोस्कोप को रखते हैं लोग, ठीक है। तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे साथ कप की साउंड होता है, वो आपके जो पल्स है उसकी साउंड नहीं होता, ठीक है, इसको रिमेंबर रखना है। तो इस वजह से हमें जो है ना एडवांटेज जो एक्स्ट्रा साउंड है वो सुनाई देता है, लेकिन वो क्या होता है, वो हमारे साथ एडवांटेज साउंड नहीं होता, बल्कि वो पेशेंट की गलती, जो प्रैक्टिशनर है उसकी गलती होती है, ठीक है, उसकी वजह से ये साउंड जो है ना वो सुनाई दे रहा है। तो इसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। Until you become proficient It has content explain to the patient that listening in his chest, ठीक है। आपने क्या करना है, जब तक आप जो है ना आप प्रोफेशन नहीं बने हैं, ठीक है, आप जो है ना आप एक प्रोफेशनल नर्स नहीं है, ठीक है, आप जो है ना क्या है, प्रैक्टिशनर है, तो उस दौरान आप जो है ना आपने क्या करना है, उस साउंड को सही से डिटेक्ट करना है, सही से सुनना है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए उसके चेस्ट को अस्कल्टेट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि मैं इस साउंड को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, मुझे अभी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो नहीं है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम के लिए आपका चेस्ट जो है ना उसको स्कल्टेट कर रहा हूँ। आपने घबराना नहीं है, आप में कुछ रॉन्ग नहीं चल रहा है, ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, ठीक है। फिर बताना है कि आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली, ठीक है, आपने पेशेंट से कहना है कि नॉर्मली ब्रीथ ले ले, ठीक है, ताकि मैं आपका जो लंग साउंड है और जो पेरिकार्डियम साउंड है उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकूँ, ठीक है। और उस साउंड को फिर क्या करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है ताकि आप जो है ना पीरियडिकली जो पेरिकार्डियम का साउंड है उसको आसानी के साथ क्या कर सके, हेयर कर सके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है हियरिंग प्रिकार्डियल फ्रैक्शन रब, ठीक है। जो प्रिकार्डियल फ्रैक्शन रब्स होते हैं, ठीक है, जो रबिंग होती है उसके साउंड को जब आप सुनने की कोशिश करते हैं तो तब क्या होता है, तो लिखा गया है कि हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड because this position will bring the heart closer to the chest wall, ठीक है। बताया गया है कि क्या करना है, पेशेंट को लीनिंग फॉरवर्ड करना है, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन जो है ना ये जो पेरिकार्डियम है उसको चेस्ट के करीब लाने की कोशिश करता है और इसी तरीके से आप इजीली जो साउंड है उसको सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट, अगर पेशेंट जो है ना वो इस पोजीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तब आपने क्या करना है, सिटिंग अपवर्ड की पोजीशन में पेशेंट को रखना है। आस्क द पेशेंट टू एक्सहेल, पेशेंट से कहना है कि आप एक्सहेल करें, ठीक है। जब आप वो एक्सहेल करता है तो आपने क्या करना है, डायफ्राम के जरिए से, जो डायफ्राम है, जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम होता है उसको अपने थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे रखना है, ठीक है, और वहाँ से अपने साउंड को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, वहाँ से साउंड को सुनना है। इफ़ यू सस्पेक्ट रब, अगर आप सस्पेक्ट करें कि यहाँ पे कुछ रबिंग हो रही है, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है, बट हैव ट्रबल, और फिर भी ट्रबल है, मतलब आपको क्या है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है सुनने में, ठीक है, आपको जो है ना क्लियर नहीं है, तो तब आपने क्या करना है,
आपने दोबारा से सुनना है और पेशेंट को कहना है कि अपने ब्रीथ को होल्ड करे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले मेरा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अ फ्रिक्शन रब में बी हेयर ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, ये जो है ना एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ये साउंड हमें सुनाई दे सकता है। एज अ रिजल्ट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ रब में कंसाइड विद द फर्स्ट एंड सेकंड हर्ट साउंड, ठीक है। अगर हमारे साथ ये रबिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमें क्या हो रही है, तो ये हमारे साथ जो फर्स्ट एंड सेकंड हर्ट साउंड है उसके साथ ही ये रबिंग साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो उसके साथ ही आप उसको सुन सकते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रब, अच्छा, टू डिफरेंशिएट द पेरिकार्डियन एंड, वही बात है कि पेरिकार्डियल या प्लूरल एफ्यूजन की साउंड को सुनने के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट से कहना है कि अपने ब्रीथ को होल्ड करे ताकि मेरा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है, और जो पेरिकार्डियम का जो फ्रैक्शन साउंड है उसको मैं सुन सकूँ। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है असेसिंग द वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जो वेस्कुलर सिस्टम है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा कि वेस्कुलर सिस्टम को जब हम असेस करते हैं तो उसके कुछ करैक्टरिस्टिक थे। उसके 5 करैक्टरिस्टिक है। एक है कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। दूसरा हमारे साथ था पल्स, ठीक है। तीसरा हमारे साथ था टेम्परेचर को चेक करना। फिर हम चेक करते थे साइनोसिस को और लास्ट में हम फेलर को, ठीक है। तो ये हमारे साथ 5 करैक्टरिस्टिक थे। इसको आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों को वो याद हो तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत इजीली इसको क्या कर सकेंगे, असिस्ट कर सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सो इंस्पेक्शन पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वही प्रोसेस है पल्पेशन, अस्कल्टेशन वगैरह ये सब करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं इंस्पेक्शन से। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो किस तरह से हम वेस्कुलर सिस्टम को अब इंस्पेक्ट करेंगे, तो लिखा गया है कि स्टार्ट बाय मेकिंग जनरल ऑब्जर्वेशन। पहले हम जनरल ऑब्जर्वेशन लेंगे, जहाँ पे भी हमें कोई लेजर वगैरह दिखाई दे तो उससे हम क्या करेंगे, उसका हम फाइंडिंग करेंगे। आर द आर्म इक्वल इन साइज़, क्या आर्म जो है ना वो इक्वल इन साइज़ है, क्योंकि अगर हमारे साथ हर्ट कोई डिजीज़ है तो इसकी वजह से फिर जो ब्लड फ्लो वगैरह है वो जो है ना वो क्या हो सकती है, उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे साथ एट्रोफी वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो हम आर्म को भी चेक करेंगे कि क्या इक्वल इन साइज़ है कि नहीं, ठीक है। साइमेट्री को चेक करेंगे, क्या लेग साइमेट्रिकल है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। क्या स्किन का कलर जो है ना वो बिल्कुल पिंकिश है कि नहीं, ठीक है, वाइटिश पिंकिश है कि नहीं। अगर नहीं है, ब्लू है, तो इसका मतलब ये है कि साइनोसिस हो गई है। बॉडी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ लीजन, स्केर्स वगैरह को, स्कार्स वगैरह को, क्लबिंग को चेक करेंगे फिंगर्स में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अगर ज़्यादा अरसे से हाइपोक्सिया है तो इस वजह से हमारे साथ क्लबिंग हो सकती है। इडीमा को हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो जो है ना वो लोअर एक्सट्रीमिटी तक उससे बैक फ्लो नहीं हो रही है तो उसकी वजह से इडीमा हो सकती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है, ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज़ कन्फाइंड टू बेड, अगर पेशेंट जो है ना वो बेड पे पड़ा हुआ है तो आपने क्या करना है, उसकी स्वेलिंग, उसकी स्कारम वगैरह को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे बेड रिडन हो सकती है। एग्जामाइन द फिंगर नेल एंड टॉइनल को चेक करना है, क्योंकि अगर कोई एब्नॉर्मलिटी इसमें है तो ये हमें जो ऑक्सीजन की कमी वगैरह है वो दिखाई दे सकती है। अब हम आते हैं पल्पेशन की तरफ। तो पल्पेशन में लिखा गया है कि फर्स्ट असिस स्किन टेम्परेचर, पहले आपने क्या करना है, स्किन का टेम्परेचर चेक करना है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर है कि नहीं, ठीक है। जो बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको चेक करना है। फिर हमारे साथ आ रहा है, फिर आपने टेक्सचर को चेक करना है, ठीक है, कि इसका टेक्सचर किस तरह से है। टर्गर को चेक करना है, क्या ये टर्जिसिटी इसकी ठीक है कि नहीं। देन असेस कैपिलरी, फिर आपने कैपिलरी रिफिल टाइम जो कि हमारे साथ 3 सेकेंड तक होता है, ठीक है, उसको चेक करना है। उसकी फिंगर की, उसकी थाई की, ठीक है, और उसकी फिंगर नेल्स की, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपने चेक करना है कि उसका जो रिफिल टाइम है वो अगर मोर देन 3 सेकेंड है तो ये हमारे साथ एबनॉर्मल होती है, और अगर 3 सेकेंड है, जब आप फिर लिपिड कहते हैं, ठीक है, तो उस तक जो हमारे साथ जो दोबारा से रिफिलिंग है वो हो गए है तो ये ही काफ़ी है, ठीक है, यानी ये ही 3 सेकेंड होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है ना क्या कर सकते हैं, उसको मतलब चेक कर सकते हैं, ठीक है, फिर रिपल टाइम को चेक कर सकते हैं। पल्पेट द पेशेंट आर्म एंड लेग फॉर टेम्परेचर, पेशेंट की जो आर्म एंड लेग है उसको पल्पेट करना है, ठीक है, ताकि उसकी इडीमा या उसकी टेम्परेचर को हम चेक कर सके, ठीक है। इसकी वजह से हम पल्पेशन इस वजह से करते हैं ताकि हमें पता चले उसकी टेम्परेचर और उसकी इडीमा की। देन पल्पेट एट्रियल पल्सेस, और फिर आपने पल्सेस की जो पल्सेशन है उसको स्टार्ट करना है। तो उस पल्सेस में हमारे साथ कौन कौन से पल्सेस थे, अगर किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या करूँ, शेयर करूँ, ठीक है।
तो फिर हमारे साथ जो एट्रियल पल्सेस है उसमें कितने पल्सेस हमने पढ़े थे, 7 पल्सेस पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट पल्स था वो हमारे साथ कौन सा था, कैरोटिड था, ब्रेकियल था, रेडियल था एंड फेमोरल पल्स था, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो 3 पल्स है उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ पोप्लिटियल था एंड पोस्टीरियर टिबियल था और डॉर्सल फेडस था, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि पल्पेट एट्रियल पल्सिस को हम क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं, ठीक है, जेंटली उसको प्रेस करना है। जब आप उसको प्रेस करें तो उसको क्या करना है, जो हमारे साथ जो फिंगर होते हैं, ठीक है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, उससे हम क्या करते हैं, उसको हम चेक करते हैं, ये जो जितनी भी पल्सेस इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द पेशेंट बॉडी एट द टेम्पोरल आर्टरी से स्टार्ट लेना है, ठीक है, और हर एक पल्स को चेक करना है कि क्या हर एक पल्स जो है ना वो साइमेट्रिकली वॉल्यूम से उसका जो रिदम है वो रेगुलेट है कि नहीं, देखिए उसका पल्सेस को इक्वल एंड रेगुलेट फाइंड आउट करने के लिए अपने हर एक पल्स को क्या करना है, उसको चेक करना है। अब हमारे साथ जो फर्स्ट पल्स है वो है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये एरिया हमारे साथ कैरोटिड पल्स की एरिया होती है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो मिडिल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर है उसको कैरोटिड पल्स पे एक साइड पे सिर्फ रखना है। अगर दोनों साइड पे एट ए टाइम रखते तो इस वजह से हमारे साथ पेशेंट जो है ना वो सिनकोप में चला जा सकता है, ठीक है। तो दोनों साइड पे एट ए टाइम नहीं रखना है, बल्कि एक साइड पे आपने क्या करना है, लाइटली प्लेस करना है यहाँ पे अपने फिंगर्स को, ठीक है। एंड लिखा गया है कि क्या करना है, लाइटली प्लेस योर फिंगर्स जस्ट लेटरल टू द ट्रेकिया के लेटरल, ठीक है, बिल्कुल लेटरल टू ट्रेकिया जो है ना आपने क्या करना है, बिल्कुल लाइटली, जोर से भी प्रेस नहीं करना है क्योंकि फिर भी पेशेंट जो है ना वो सिनकोप हो सकता है, ठीक है। तो लाइटली आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को रखना है, ठीक है, और इसके ज़रिए से आपने क्या करना है, पल्पेट करना है। बिल्कुल भी दोनों कैरोटिड आर्टरीज को एट ए टाइम पल्पेट नहीं करना है, सेम टाइम पर पल्पेट नहीं करना है, क्योंकि इससे पेशेंट जो है ना वो बेहोश भी हो सकता है। दूसरा हमारे साथ आ रहा है ब्रेकियल पल्स, ठीक है। ब्रेकियल पल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये जो हैंड्स की अपर आर्म की जो एरिया होती है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और इस पोजीशन में आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को रखना है और जो पल्सेशन है उसको मालूम करना है। फिर हमारे साथ रेडियल पल्स आ रहा है। रेडियल पल्स को यहाँ पे होती है, ठीक है, और यहाँ से आप जो है ना रेडियल पल्स को पल्पेट कर सकते हैं। फेमोरल पल्स जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ से आप फेमोरल पल्स को क्या कर सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो पोप्लिटियल पल्स है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, जो आपका जो नी है उसको थोड़ा फ्लेक्स करना है, इस तरीके से हम उसको फिर फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। फिर हमारे साथ जो पोस्टीरियर टिबियल होती है, पोस्टीरियर टिबियल पल्स को हम यहाँ से बिहाइंड द जो मिलियस होती है, ठीक है, मिलियस एंकल में जो मिलियस प्रेजेंट होता है उसमें आपने क्या करना है, उसकी बिल्कुल बिलो जो है ना स्लाइडली वहाँ पे अपने प्रेस करना है, ठीक है, थोड़ा प्रेशर डालना है, तो इस वजह से आप जो है ना पल्स को मालूम कर सकते हैं। अब हमारे साथ जो लास्ट है, तो ये जो है ना ये बहुत मुश्किल होता है इसको फाइंड आउट करना, ठीक है। डॉर्सल पेडिस जो है ना ये बहुत मुश्किल होता है जब हमारे साथ प्रैक्टिशनर ना हो, बहुत जो प्रोफेशनल नर्स अगर ना हो तो वो इसको कोई और जो है ना इसको बिल्कुल भी मालूम नहीं कर सकता, ठीक है। ये बहुत मुश्किल होता है इस पल्स को मालूम करना। तो इस तरीके से आप इस पल्स को भी पल्पेट कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी पेशेंट में ये ज़्यादातर एब्सेंट होता है, ठीक है, ये ज़्यादातर हेल्दी पेशेंट में आप लोग नहीं सुन सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ ग्रेडिंग आ रहे हैं कि हम किस तरह से पल्स ग्रेडिंग करते हैं। तो अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो हमारे साथ एब्सेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे जब पल्स एब्सेंट हो तो हम ज़ीरो लगाते हैं। अगर पल्स वीक है, जब हम उस पर प्रेस करते हैं तो उसको हम +1 लगाते हैं, ठीक है, उस दौरान वो गायब हो जाता है। जब हमारे साथ नॉर्मल हो तो जो 3 और 4 2 है ये हमारे साथ ज़्यादातर नॉर्मल होती है, ठीक है, तो इस वजह से इस 3 को कुछ भी नहीं लिखा है। और कभी कभार 3 जो है ना वो बाउंडिंग भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 2 जो है ना वो नॉर्मल होती हैं, और +4 जो है ना वो हाइपर बाउंडिंग होती है, तो इस वजह से ये जो है ना ये भी एबनॉर्मल है, ठीक है। फिर हमारे साथ लिखा गया है कि अस्कल्टेशन, हम अस्कल्टेशन किस तरह से करते हैं, यूजिंग द बिल ऑफ द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का जो बिल होता है उसको यूज़ करना है ताकि स्लो पिच जो साउंड है उसको भी हम सुन सकें। फॉलो द पल्पेशन सीक्वेंस, जो पल्पेशन सीक्वेंस है, जिस तरह से हमने जो फर्स्ट जो है ना क्या करना है, जो कैरोटिड पल्स है उसको मालूम करना है, तो उसको अपने स्टेथोस्कोप से क्या करना है, अस्कल्टेट करना है। उसी तरीके से एक एक आर्टरी को, एक एक पल्स को क्या करना है, उसको स्टेथोस्कोप के ज़रिए से मालूम करना है।
एंड स्कल्टेट ओवर ईच आर्टरी, ठीक है, हर एक आर्टरी के ऊपर आपने क्या करना है, रखना है और स्कल्टेट करना है। असिस्ट द अपर एब्डोमिनल एब्डोमेन फॉर एब्डोमिनल पल्पेशन, ठीक है, पहले आपने क्या करना है, एब्डोमिनल जो पल्पेशन है उसको मालूम करना है, तो एब्डोमेन पे आपने क्या करना है, जो स्टेथोस्कोप है उसको रखना है, ठीक है, विच कुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या जो एन्यूरिज्म है उसको मालूम कर सकती है, क्योंकि एब्डोमिनल एरिया में एन्यूरिज्म है तो इसको हम एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे साथ पल्सेशन ज़्यादा हो रही है, पल्सेशन हो रही है, हमें बाहर से दिखाई भी दे रहा है, तो ये हमारे साथ जो एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइनली अस्कल्टेट फॉर द फिमोरल एंड पोप्लिटियल पल्सेस, फिर आपने क्या करना है, जो फिमोरल एंड पोप्लिटियल पल्सेस है उसको अस्कल्टेट करना है। चेकिंग फॉर द ब्रॉइड, अगर ब्रॉइड साउंड जो है ना वो सुनाई दे रहा है तो ये हमारे साथ नॉर्मल साउंड है, ठीक है, उसको चेक करना है। अगर वो सुनाई दे रहा है तो आपने डॉक्यूमेंट करना है डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एबनॉर्मल फाइंडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या एबनॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक तो सारे नॉर्मल फाइंडिंग हो गए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए